स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्चुअल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्चुअल्स अगेन थ्योरी क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन करूंगा, मैथमेटिकल होगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट फ्रीली। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को फ्रीली रख दिया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहां भागता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेलरेट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोटॉन, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एक्सपीरियंस? फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है प्लस माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस ई और फोर्स ऑन प्रोटॉन हो जाएगा प्लस ई। देयरफॉर फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज कहां भागेगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं सेकंड पे। Why the test charge taken is vanishingly small so that it does not disturb the original electric field due to source charge? याद है? इसी क्वेश्चन को रिफ्रेज कर सकते हो। What does limit Q naught approaches to zero signify? तो वो यही सिग्निफाई करेगा। अगला, how will you give the direction of electric field at that point? At a point, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? Consider a unit positive test charge at that point. The direction of force gives the direction of electric field. No problem. अगला, फोर्थ, when are electric lines of force straight or curved? अगर सिंगल चार्ज होता है, आइसोलेटेड चार्ज होता है, तो स्ट्रेट बनती है। कर्व कब बनेगी? जब ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे, दो हो, तीन हो, जितने भी हो, उनके लिए कर्व बनेगी। क्यों कर्व बनेगी? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ओवरऑल मॉडिफाई कर देगी, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, कल किए थे एग्जांपल्स इसके। स्ट्रेट आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का क्या था? अवे, स्ट्रेट लाइन थी। नेगेटिव का टूवर्ड्स थी। पॉजिटिव चार्जेस के दो की कैसे थी? ऐसे कर्व्ड। और डाइपोल की कैसे थी? कर्व्ड। सो कर्व्ड होंगी किसके लिए? ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। और स्ट्रेट होंगी किसके लिए? आइसोलेटेड चार्ज के लिए। फिफ्थ, why can two electric lines of forces never intersect? They can never intersect because if they do so, then at the point of intersection you can draw two tangents, which means two directions of electric field at a single point, which is not possible. Agla, charged particle is free to move in an electric field. Will it always move along the electric line of force? It is a very, very important question. Very important question. Very important question. Let me give you a few examples to explain this. Let's suppose a charged particle is initially at rest. Let's suppose a charged particle is initially at rest. बेटे सामने ध्यान देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा. Let's suppose a charged particle is initially at rest and the electric line of force is a straight line. Initially charged particle rest पे पॉजिटिव Q चार्ज है, तो उस पे फोर्स इधर लगेगी, एक्सेलरेट होकर इधर जाएगा. अभी भी फोर्स इधर है तो एक्सेलरेट करेगा, तो अलोंग द लाइन मूव करेगा. बट सपोज करो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, इधर मूव किया, अब उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में और उस पे फोर्स इधर लग रही है, तो वो रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा? Isn't it? मैं सामने भाग रहा हूं, मुझे कोई लेफ्ट साइड पे धक्का देता है तो मैं बीच में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स थोड़ी ना जाऊंगा. मुझे धक्का लगने का मतलब फोर्स मुझे एक डायरेक्शन में मिली. अब फोर्स एक डायरेक्शन में मिली, मेरा मोमेंटम एक तरफ है. जैसे ये बॉडी है, मैं इस पे फोर्स नीचे लग रही है ना, अगर तो रेस्ट पे, तो ये यूं नीचे गिरेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इसको इधर लगेगी. अब ये ओरिजिनली इधर मूव कर रहा है अगर, तो ये कर्व जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि फोर्स इधर लग रही है बट इसका मोमेंटम इसको आगे लेके जा रहा है, तो ये ओवरऑल रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? उस वक्त हर मोमेंट पे अलग अलग. तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ only under one condition, if it is initially at rest and the electric line of force is a straight line. But if electric line of force is not a straight line, it will not. So generally answer क्या दोगे? It will not move along the line of force. So it will not always move along the line of force. Always का क्या condition होगा ये भी बता दिया ना, इसमें करेगा, इसमें नहीं करेगा. समझ में आ गया अच्छे से? Next, what will be the direction of movement of free electron at rest in the electric field? Electron क्या होता है? Negatively charged. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. नो प्रॉब्लम. 7 के बाद आ जाते हैं 8 पे.
Why electric lines of forces are continuous curves? It cannot have sudden breaks. Why? Sudden break नहीं होता. Electric line of force always start from positive and it end at negative. It start from positive and it end at negative. किसी भी पॉइंट पे डिसअपियर होके दूसरे पॉइंट पे रीअपियर नहीं हो सकती. वो कंटिन्यूअस कर्व होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. It is a continuous curve between positive and negative charge. So because these are continuous curves, they always start from positive and end at negative. They cannot disappear at one point and reappear at another point. पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए. अब वो जो आपने याद है कंडक्टर को बीच में डाल दिया था, मॉडिफिकेशन हुई थी, इधर डिसअपियर हो गई, इधर से रीअपियर हो गई. वो भी डिसअपियर रीअपियर नहीं होती. वहां पे क्या होते हैं? इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक आई फिर वो दूसरी शुरू हुई, जो कल की क्लास में कराया था, लास्ट क्लास में मैंने. ठीक है. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. 9th क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन चार्ज इतना. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होगा? फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ई कितना हो जाता है? F by Q नॉट. आपको फोर्स पता है, Q नॉट पता है, ई निकल जाएगा, निकल जाएगा. इन द डायग्राम शोन बिलो फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज लेस, फील्ड स्ट्रेंथ एट Q इज लेस. क्या होगा बताओ? स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड हो रही है. देखो P पे ज्यादा डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है, Q पे कम है, तो यानी Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? वीक हो गई. Q पे क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग. क्या बताया था? क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडिंग ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Charges plus Q and minus 2Q are fixed at d distance apart. Shown in figure. Sketch roughly the pattern of electric field lines showing the position of neutral point. पहले न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं. आपके पास है प्लस Q और एक है माइनस 2Q. प्लस Q और माइनस 2Q. न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा टुवर्ड्स अ चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड. एक ऑपोजिट है तो बाहर होगा टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड. इधर मान लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला है डंगर, इसको मैंने मान लिया x. प्लस Q क्या करेगा? रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड क्या करेगा? अट्रैक्ट E2. E1 E2 क्यों ले रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या कंसिडर करते हो? पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूंगा तो फर्स्ट वाला क्या करेगा? रिपेल. सेकंड वाला अट्रैक्ट. सो E1 E2 के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में. E1 कितना होगा? KQ बाय एक्स स्क्वायर. और E2 कितना हो गया? K2Q बाय D प्लस एक्स का होल स्क्वायर. KQ कट गया. 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 2 अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट करो, 1 बाय एक्स आ गया √2 अपॉन D प्लस एक्स. तो D प्लस एक्स इज इक्वल टू √2x. x आ गया D अपॉन √2 माइनस 1. रैशनलाइज करो 2.414 D. ये आ गया x, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा. 2.414 D. तो इतने डिस्टेंस पे जाके न्यूट्रल पॉइंट आएगा. अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? एक, इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखनी चाहिए? लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होने चाहिए, नेग्लिजिबल होने चाहिए. दूसरा, प्लस Q की जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी उससे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस माइनस 2Q की होंगी, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है. तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि कर्व्ड होंगी लाइंस ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेट नहीं होंगी. ठीक है. सो एक रफ एस्टिमेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस का क्या बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्जेस पे ज्यादा होंगी कॉन्सेंट्रेटेड, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी. पॉजिटिव और इसके पास जाते जाते पास आ जाएंगी, इससे दूर दूर होंगी, इससे पास आ जाएंगी. तो ये दूर दूर पहले होंगी, बाद में इसके पास आ जाएंगी. कुछ तो ऐसी होंगी. लव, इस पे ज्यादा बनाओगे, इस पे ज्यादा बनाओगे, और इसके टूवर्ड्स आ रही होंगी बाकी भी, और इस पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेंगी.
यहां तक बात समझ में आती है? न्यूट्रल पॉइंट कैसे शो होगा? ये जो है ये वाली, ये इधर जाके, अब कलर चेंज करता हूं, ये वाली लाइन ऑफ फोर्स, कलर चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे शो होनी चाहिए कि ये इधर चली गई, नेगेटिव था ना, यहां पे न्यूट्रल दिखना चाहिए, इधर कुछ नहीं जाएगा, तो इधर लगभग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। समझ में आ गया? एक रफ एस्टिमेट बनाना है, ये ध्यान रखो, ये इस पे 4 बनाई है ना, तो इस पे 8 बनानी है, डबल दिखनी चाहिए, ये कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फील्ड लाइंस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज शोन। ओके, 2 चार्जेस हैं, इनकी फील्ड लाइन शो की हुई है, ये रहा प्यारा सा शो, ये ए ये बी। अब इधर पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, इधर पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ए जो है उससे लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, तो ए हो गया पॉजिटिव, बी में एंटर कर रही है, बी हो गया नेगेटिव, सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? न्यूट्रल पॉइंट, और वी ई क्या हो गया? इन्फिनिटी, दूर वाला पॉइंट। ओके, अब इसके पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकल रही हैं, और इस पे 6 एंटर कर रही हैं, मतलब इस ए का मैग्नीट्यूड डबल होगा बी से, ए का मैग्नीट्यूड डबल होगा बी से। ये बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द रेशियो क्यू ए बाई क्यू बी। नो, अच्छा, इज द फील्ड यूनिफॉर्म? नो, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है? पैरेलल। मुझे लगा कह रहा नहीं, मैं नहीं आंसर दे रहा। सेकेंड पार्ट, व्हाट डिटरमाइन द रेशियो क्यू ए अपॉन क्यू बी। क्या रेशियो दिख रही है? 2:1, इस पे 2:1। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ क्यू एन क्यू बी? ये तो हम निकाल ही चुके हैं, क्यू ए क्या हो गया? पॉजिटिव, क्यू बी क्या हो गया? नेगेटिव। फोर्थ पार्ट, अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट? कहां है? सी, सी चमनजिंदी, वो क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट, वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं जा रही। इसके बाद फॉर न्यूट्रल पॉइंट क्यू एन क्यू बी आर सेपरेटेड, अपार्ट फ्रॉम, इफ क्यू एन क्यू बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। सो क्यू एन क्यू बी इतना सेपरेटेड है, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। QA को -2Q ले लो, और QB को +Q ले लो, डबल था ना ए, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? इस तरफ, दोनों के बीच में QA एंड QB आर सेपरेटेड बाय 10 टाइम्स √2 - 1, 10 टाइम्स √2 - 1, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। आपको इसका क्या निकालना है? न्यूट्रल पॉइंट, x निकालना है। ये बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है? अब अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। -2Q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, +Q क्या करेगा? रिपेल करेगा। मानते हो? न्यूट्रल पॉइंट के लिए दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल, EA इक्वल टू EB, K टू Q by 10 times √2 - 1 plus x का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ by x स्क्वायर, KQ स्क्वायर रूट √2 अपॉन 10 times √2 - 1 plus x is 1 by x, √2x is equal to 10 √2 - 10 plus x। इसको इधर √2 - 1 into x is √2 - 1 into 10, x आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? आगे, वेयर विल द लाइंस, फील्ड लाइंस मीट फ्रॉम, मीट विच आर कमिंग फ्रॉम ए एंड नॉट मीटिंग एट क्यू बी। ये वाली कहां जाएंगी? ये पैरेलल हो रही हैं दूर जाके, तो ये कहां मीट करती है? पैरेलल कहां मीट करती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगला, विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव? नो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन सी है? कर्व्ड है। किसी चार्ज को अगर आप रखते हो तो इट डजंट फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर? पक्का? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जितने भी एग्जाम्पलर के सारे मैंने कवर किए हुए इसमें, कंसेप्चुअल्स में, ज्यादातर कंसेप्चुअल्स में आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिलेंगे और इधर उधर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मेक श्योर आप इनको तमीज से करें। मैं फिर बोल रहा हूं, नाउ द पेपर इज मोर ऑफ एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, सो यू नीड टू अप्लाई द नॉलेज। इट्स नॉट दैट कि आपको सीधा सीधा थ्योरी डेरिवेशंस आ जाएंगी, वो बहुत कम आएंगी। स्कूल एग्जाम में भले ही आ जाए, बोर्ड में मत एक्सपेक्ट करना वो काम।
और अब स्कूल वालों को भी धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। स्कूल में भी आप देखोगे धीरे धीरे एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनेगा रादर देन थियोरेटिकल बेस्ड पेपर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere. Electric field is best given by, बताओ जी कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा होगा? ए पार्ट। हाँ ए पार्ट होता क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज लाओगे तो यहां नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। सो ये इधर से परपेंडिकुलरली एंटर करेगी और यहां पे परपेंडिकुलरली लीव करेगी, ठीक है ना? सो परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी, परपेंडिकुलरली लीव करेंगी, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए पार्ट। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 14 हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली। एक हेमिस्फीयर है, उसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, कहां होगा? पढ़ो दोबारा। हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। एक हेमिस्फीयर है, उसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड टू द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां से इतना दूर, डायमीटर दूर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? ये सब मिलके क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? नीचे की तरफ। सो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर के परपेंडिकुलर आएगी। क्या ये क्लियर है? अगला, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन कहां होगी? आपको ये याद है? ये प्लेन वाला कल मैंने एग्जाम्पल कराया था, पर इसका मैथमेटिकल प्रूफ आगे आएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरह से। याद है बात? अब क्या बोला? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। यहां पे रख दिया डी डिस्टेंस दूर। द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? आगे जाएगी, अवे, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ठीक है? नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑप्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस। किसी पॉइंट पे जरूरी नहीं, अगर चार्ज रख दूं तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। बी पार्ट कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट द पॉइंट। बिल्कुल ठीक, मतलब दो चार्ज के बीच में तो वो कंटिन्यूअस ही होती है ना। चार्ज जिस पॉइंट पे होगा वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, वहां वो रुक जाएगी, बट दो चार्ज के बीच में कंटिन्यूअस होती है। मल्टीपल आंसर्स हैं। सी, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। नहीं, जरूरी नहीं है। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। दोनों ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन की मैंने। सो ए एंड डी, बी एंड डी। पेपर में ऐसा नहीं आएगा जिसमें दो करेक्ट ऑप्शंस वाला होगा, पेपर में आपका एक ही करेक्ट वाला आएगा। नेक्स्ट, कंसिडर रीजन इनसाइड व्हिच there are various types of charges but the total charge is zero. ठीक है, total charge zero है। At points outside the region the electric field is necessarily zero. Electric field is due to the dipole moment of the charge distribution only. The dominant electric field is inversely proportional to r cube. ये आप आगे पढ़ोगे, वर्क डन वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ोगे, ये आगे का क्वेश्चन है, इसको बाद में बात करेंगे। इसकी बात आगे की एक्सरसाइजेस में बात करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आगे के यूज होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इन अ हॉरिजॉन्टल, ये आया बढ़िया क्वेश्चन, पहला फीलिंग वाला क्वेश्चन। लगाओगे दिमाग? पहले तुम दिमाग लगाओ, सोचो। मैं हिंट दे देता हूं, चलो तुम भी क्या याद करोगे, कितना दयालु आदमी मैं। इधर ध्यान दो, इसका एफबीडी बनाओ। ये बॉडी है, जब यहां पे होगी तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? एक लगेगा इसका वेट, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। ये फोर्सेस दिख रही है मेरे को, ठीक है। अब आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है और आपको देखना है
हॉरिजॉन्टल, पहले क्वेश्चन समझो। इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्मॉल चार्ज डिस्क इज जेंटली रिलीज फ्रॉम द टॉप। चार्ज डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आगे भागेगी। अब जब ये आगे भागेगी तो क्या होगा, ये कोई ना कोई पॉइंट पे डिस्क को, कॉन्टैक्ट को छोड़ेगी। जहां वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगी उस पर एंगल निकालना है। कॉन्टैक्ट जब तक होगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट रिलीज होगा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। हिंट दे दिया मैंने, लगाओ दिमाग। कॉन्टैक्ट रिलीज होने पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। लगाओ दिमाग, ध्यान से सोचो ना। आपको देखो क्या कंडीशन दी हुई है, जब वो टॉप पे है वो नीचे आ रहा है, मतलब उसकी टॉप से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही होगी। दूसरा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है हल्का, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होगी। देखो सामने, कोई बात नहीं, सामने ध्यान से देखो। डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, इधर ध्यान दो बेटा, लिखने का टाइम दूंगा, समझो पहले। ये ऐसे इस पॉइंट पे था ये बॉडी, और इस पॉइंट पे आ गया। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, अब ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है QE, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, वजन इधर है, ये थीटा तो ये थीटा। mg के कंपोनेंट, एक हो गया सेंटर की तरफ mg cos थीटा, दूसरा बाहर में जाए QE का कंपोनेंट, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा हुआ पैरेलल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो QE का कंपोनेंट क्या हुआ, इधर हुआ QE साइन cos 90 माइनस थीटा, दैट इज QE साइन थीटा। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखो, ध्यान दो, जब ये नीचे गिरेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इस पे वर्क कर रही है, तो ये इसको पुश कर रही है, तो वेलोसिटी ये भी तो प्रोवाइड करेगी। एम, जो इसका कंपोनेंट है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, MGH, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्लस साथ में जो धक्का दे रहा है वो भी तो करेगा। तो यानी जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड भी तो इसे पुश कर रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी में भी होगा और वो भी होगा। अब ये इसकी H निकालो, सबसे पहले इस ऊपर वाले डायग्राम में निकाल लेते हैं। ये है H, ये है रेडियस, ये भी रेडियस, ये हो गया R cos थीटा, तो H हो गया R माइनस R cos थीटा, H हो गया R इंटू 1 माइनस cos थीटा, और ये क्या हुआ, R sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी अब जो ये वर्क, ये लॉस, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो गई हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड कितना वर्क कर रही है, फील्ड का फोर्स क्या है, QE इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो QE इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, R sin थीटा, QE इंटू R sin थीटा। ये बात क्लियर, आगे धक्का मिल रहा है और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, R sin थीटा, तो वो वाला वर्क। H की वैल्यू डालो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg, H की वैल्यू R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस QE इंटू R sin थीटा। अब साइन की वैल्यू आपको दी हुई है, साइन थीटा दिया है 3/5, कोरस्पॉन्डिंग कॉस थीटा कितना हो गया, 4/5, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg r, 1 माइनस 4/5, 1/5 प्लस QE इंटू 3/5, रख लो संभाल के, QE r इंटू 3/5।
ठीक है, इसको संभाल, इससे वी स्क्वायर निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास वी स्क्वायर आ गया 2g/5 mm कटा प्लस 6/5 QER/m, रखो संभाल के। दूसरी इक्वेशन बनाओगे नॉर्मल रिएक्शन की, सेंटर की तरफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, mg cos सेंटर की तरफ लग रही है, ऑपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन, ऑपोजिट में है QE sin थीटा, ये मिलके क्या प्रोवाइड कर देंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। नाउ इफ बॉडी लूजेस कॉन्टैक्ट, बॉडी लूजेस कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। मानते हो, बॉडी कॉन्टैक्ट लूज करेगी, नॉर्मल रिएक्शन 0, वैल्यूज डालो, mg cos थीटा की वैल्यू 4/5, नॉर्मल रिएक्शन 0, माइनस QE sin थीटा की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू m/r इंटू वी स्क्वायर। m/r से वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, इसको m/r से मल्टीप्लाई करूंगा, mm कट जाएगा, r कट जाएगा, 2mg/5, और इधर m/r से मल्टीप्लाई करूंगा, m भी कट गया, r भी कट गया, 6/5 QE, isn't it? mg वाली टर्म्स इकट्ठी, इसको इधर लाओ, mg माइनस 2/5 mg इज इक्वल टू 6/5 QE प्लस 3/5 QE, कितना आया, 3 mg/5 इज 9 QE/5, तो mg/QE कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ फिर से, 6/5, एक मिनट देखें जरा, वी स्क्वायर की वैल्यू m/r से मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये 4/5 मिस कर गया मैं, ये 4/5 मिस कर गया मैं, ये आ गया 2/5 mg इज 9/5 QE, सो mg/QE कितना हुआ, 9:2, या QE/mg कितना हुआ, 2:9। ठीक है, समझ में आया, अपने हाथ से लिखो इसको, मेथड क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, किया था ये लास्ट क्लास में, एज अ कॉन्सेप्ट किया था, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर्स a region between the two charged plates initially moving along x-axis with speed vx. The length of the plates is L and the uniform electric field E is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of the particle from the far edge L length दूर, तो horizontal displacement L ले लो, vertical displacement y निकालनी है, तो डाटा x-axis और y-axis में सेपरेट करो। Initial velocity along x-axis आपको दिया है vx, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, कितना होगा, QE/m, QE/m। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आपको L दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आपको निकालना है। टाइम t, पहले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल में लगाओ, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, sx इज L, ux इज vx इंटू t और ax इज 0, इससे टाइम आ गया L/vx। वर्टिकल के लिए लगाओ, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, sy इज y जो हमें निकालना है, uy इज 0, हाफ ay की जगह QE/m और t स्क्वायर की जगह L²/vx स्क्वायर। सॉल्व करें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया QEL²/2mvx का स्क्वायर। किया था ये लास्ट क्लास में, क्लियर है सबको ये, बस नोटेशंस डिफरेंट हो गई, उसमें u लिया था या vx हो गया, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x लिया था या टोटल बोला है तो L ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे।
उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, आपको क्या याद है, y इज इक्वल टू क्यू ई, y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mu स्क्वायर। इसमें चार्ज टू मास रेशियो जब आप निकालते हो तो वो आ जाता है 2y u स्क्वायर बाई ई एक्स स्क्वायर। याद है ये बात? सो चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन x। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल्स crossing a uniform electric field with same velocities along the horizontal line. What are the signs of the charged particles? जो पॉजिटिव की तरफ भागा वो कौन है, नेगेटिव। तो फर्स्ट हो जाएगा नेगेटिव, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव, थर्ड हो जाएगा पॉजिटिव, फोर्थ हो जाएगा पॉजिटिव। पहला पार्ट हो गया। What are the signs हो गया। What charge has the greatest charge to mass ratio? Charge to mass ratio मतलब स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। आफ्टर ट्रैवलिंग सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के बाद, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के बाद सेकंड वाला इतना वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ, फर्स्ट वाला इतना हुआ, थर्ड वाला इतना हुआ, फोर्थ वाला सिर्फ इतना हुआ। सो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा है, तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ थर्ड इज ग्रेटेस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 सामने समझो। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास इतना इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u at an angle 45 degree to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor, छोड़ो parallel plates हैं, as shown in figure. The plates are sufficiently long and have a separation of 2 centimeter. Find the maximum value of velocity of the particle so that it does not hit the upper plate. Take the electric field between the plates is 10 to power 3. तो basically 10 to power 3 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है या न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कितनी तेज आप फेंक सकते हो कि वो ऊपर स्ट्राइक ना करे। अब इधर ध्यान दो, जो भी वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा u cos 45, एक हो जाएगा u sin 45। मानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, कौन है, पार्टिकल ऑफ चार्ज एंड हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स पहले बनाए। सबसे पहले फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेट, वो क्या हो गया, QE। फोर्स कितना होगा, QE होगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा QE by m। इस स्टेप तक कोई डाउट? एक्सेलरेशन हो जाएगा QE by m। पार्टिकल कब हिट नहीं करेगा? द पार्टिकल विल नॉट हिट द अपर प्लेट इफ द वेलोसिटी कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेट बिकम 0 बिफोर रीचिंग टॉप। मतलब अगर वो मैंने ऊपर फेंका, वो अगर वो टॉप पे पहुंचने के बावजूद अगर उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो वो हिट करेगा कि नहीं करेगा? तो टॉप पे जब वो पहुंचे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। टॉप पे पहुंचे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। Vy क्या ले लोगे, 0। Uy कितना हो जाएगा जो आपके पास है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दो। Vy कितना हो गया, 0। Vy कितना हो गया, 0। Vy कितना हो गया, 0। Uy कितना है, u by रूट 2। Uy कितना है, u by रूट 2। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, QE by m, नेगेटिव का नीचे की तरफ लग रहा है, QE by m। तो मैंने ये लगाया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और डिस्प्लेसमेंट क्या ले ली, डिस्प्लेसमेंट क्या ले ली, 2 जितना गैप है 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको लगाओ, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2 माइनस QE by m इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस से माइनस साइन काट दोगे, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो आपके पास u की वैल्यू निकल जाएगी। u स्क्वायर आ गया 4 QE by m इंटू डिस्प्लेसमेंट, u निकल जाएगा। समझ में आती है सबको बात? लॉजिकली क्लियर है? ऑनलाइन सबको कंसेप्ट क्लियर है बेटा इसका? आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला। स्मॉल मेटालिक बॉल इज सस्पेंडेड थ्रू एन इंसुलेटिंग थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे लटका होगा नीचे,
ये ऐसे लटका हुआ बेचारा आराम से नीचे, मजे में है। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, what will happen to the ball if the high energy x-ray beam is fall? x-ray beam जब फॉल करेगी तो क्या होगा, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब एक्सरे बीम फॉल करेगी तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देगी, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होगी तो फोर्स कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आगे चली जाएगी। अब यहां पे क्या होगा, ये आगे जाएगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम में क्यों आएगी, क्योंकि इस पर वजन नीचे लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये थीटा एंगल पे आई, अगर ये थीटा एंगल है तो टेंशन का कंपोनेंट हुआ टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हुआ टी साइन थीटा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ऐसे क्वेश्चंस पिछले पहले भी किए थे कूलम्स लॉ में, बट उसमें क्यू ई की जगह के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता था। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से निकाल रहा हूं। अगला, इन द फिगर गिवन बिलो एट व्हाट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ए बी सी, बताओ। सी पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, बी पे उससे कम, ए पे सबसे कम। याद है ना, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाते हैं 24 पे, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टिंग सरफेस, ट्रेस द लाइंस ऑफ फोर्सेस। सामने देखो, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहां प्लस रखोगे तो यहां इंड्यूस हो जाएगा माइनस और पीछे वाली प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा प्लस। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनती हैं, निकलेंगी और यहां पे कैसे एंटर करेंगी, परपेंडिकुलर। और दूसरी साइड से निकल जाएंगी पैरेलल। समझ में आ गई बात। अगला, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, राइट द नेचर ऑफ चार्ज। बताओ, दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों में एंटरिंग फील्ड्स हैं, एंटरिंग लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, तो दोनों क्या हो गए, नेगेटिव, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एंटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, फिगर शोज द पॉइंट चार्ज Q प्लस Q लोकेटेड एट R बाई 2, मतलब मिडल में नहीं है, साइड में, यहां पे चार्ज है प्लस Q। अब इंड्यूस चार्जेस आएंगे प्लस Q की वजह से, तो अंदर चार्ज क्या इंड्यूस होगा, माइनस, और बाहर क्या इंड्यूस होगा, प्लस। और एक और बात, यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस होगी क्योंकि ये क्लोजर सेक्शन है, और यहां पे वीक होगी, तो यहां पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी और उधर थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, सो आपके पास सेक्शन ऐसा बन जाएगा। बार यूनिफॉर्म नहीं होगी, नहीं होगी। अगर ये कंडक्टर है, मेटल है, हाँ यूनिफॉर्म होगी। मेटल है, मेटल में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे बिहेव करता है एज इफ इट इज एट द सेंटर। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड इट बिहेव्स एज इफ इट इज एट सेंटर। मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वली निकलेगी, ऑब्वियसली फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होगी बट हर तरफ से बराबर बराबर निकलेगी बाहर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। दिमाग लगाइए, ये है आज का सबसे बड़ा बॉम्ब। लगाइए दिमाग। एक एक्सेस मैं करता हूं पहले, फिर तुम सेकंड पे दिमाग लगाना, तो 3-4 पेज लगेंगे इस पे। सामने देखो, ध्यान दो इधर। 2 point charges having charge Q are placed along x axis, ये A Q है प्लस ही है, having charge Q are placed on the x axis at x equal to minus a and x equal to plus a। ये है x equal to minus a, x equal to plus a। प्लीज ध्यान देना बेटा, सामने प्लस a माइनस a, ये होगा ओरिजिन। ये x equal to plus a, x इक्वल टू माइनस है, दोनों चार्ज हैं Q Q, तो बीच में क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ये बात क्लियर। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। जब आप ध्यान से सुनोगे तो ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। इस सेक्शन में
इन दिस सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी लेफ्ट साइड होगी? इस सेक्शन में इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। जब इस सेक्शन पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? लेफ्ट साइड, क्योंकि ये प्रोमिनेंट होगा। अच्छा, जब आउटसाइड देखोगे इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस साइड, क्योंकि दोनों की रिपल्सिव होगी कि नहीं होगी? और अगर देखोगे इस साइड तो यहां पे हो जाएगी दोनों की रिपल्सिव। तो बेसिकली 4 सेक्शंस बने, 4 सेक्शंस बने, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। डायरेक्शंस क्लियर है? राइट साइड मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फील्ड क्या हो गई? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब फील्ड क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक, अब इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, होगा क्या? वेरिएशन बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स, दिस इज एक्स इक्वल टू 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। इससे पहले अगर देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे, तो वो क्या हो गई? पॉजिटिव। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, ये एक्स इक्वल टू ए है, माइनस ए, यहां एक्स इक्वल टू प्लस ए। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा फील्ड वीक होती जाएगी, और इंफिनिटी पे फील्ड क्या होती है? 0। जैसे जैसे पास आऊंगा फील्ड बढ़ेगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। क्यों? डिस्टेंस लगभग क्या हो गया? 0 इस चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंफिनिटी, और है लेफ्ट साइड पे, और ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब फर्स्ट सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? नेगेटिव। फर्स्ट सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? नेगेटिव। तो ये बना ऐसे। जैसे से आप आगे गए इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है लगभग 0, जैसे से आप आगे गए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई लगभग 0, और पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? मैक्सिमम। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं, पॉइंट के जस्ट पास, डिस्टेंस इसका बहुत कम हो गया ना, आर बहुत कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इनफाइनाइट। इसके राइट साइड पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गई? पॉजिटिव, और इस पॉइंट तक आते आते 0, मतलब यहां पे इंफिनिटी से चलेगी, इंफिनिटी से चलेगी, और यहां क्या हो जाएगी? 0। तो एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है कि नहीं होगी? ये वो चीज शो कर रहा है। एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, isn't it? At any other point इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कंटिन्यूअस। तो इधर जब इस चार्ज पे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? देखो, लेफ्ट साइड। थर्ड सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट साइड, थर्ड सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नेगेटिव, और इस चार्ज पे आते आते क्या हो जाएगी? इंफिनिटी तक। आ जाओ फोर्थ सेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट साइड टूवर्ड पॉजिटिव, और इंफिनिटी पे जाके 0, तो कैसी बनेगी? आए समझ? दोबारा समझो, दोबारा समझो। ये हो गया विद एक्स एक्सिस। ध्यान देना, मैंने बोला फर्स्ट सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मींस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0. At a point electric field becomes discontinuous, so negative maximum, positive maximum. फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड हो गई, मतलब ऐसे चली गई, इस पॉइंट पे आके 0 हो रही है, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, एट अ पॉइंट इट इज इंफिनिटी, देन अगेन इट इज डिसकंटिन्यूअस, फिर पॉजिटिव हो गई, अगेन इंफिनिटी तक। समझ में आई बात? तो ये क्या शो कर रहा है? डिसकंटिन्यूटी। ये क्या शो कर रहा है? It's showing discontinuity of electric field at a point charge. उस वक्त मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन अब हुई है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ना, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट अ चार्ज एंड कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट. So it is showing that it is discontinuous at the charge and continuous at every other point. समझ में आई बात? क्लियर?
सबको क्लियर है? पहले इसको लिखो, सेकंड पार्ट पे आओ, ये लिख के सेकंड पार्ट पे आओ, सोचो, सेकंड पार्ट पे दिमाग लगाओ। यहां पे फिर से मैं वर्ड्स में यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इज अप्रॉक्स 0। ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर E इज नेगेटिव। यहां पे E along positive x axis, so E is positive। इस पॉइंट पे E is 0, इस पॉइंट पे E along negative x axis, therefore negative। इस पॉइंट पे E along positive x axis, therefore positive। और ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और यहां पे E एट इंफिनिटी अप्रोक्सीमेटली 0। समझ में आई बात? प्लीज लिख लीजिए इसको तमीज से, फिर सेकंड पार्ट दिमाग लगाइए, चेक कीजिए। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, ध्यान देंगे सेकंड पार्ट, यही सेम सिचुएशन, प्लस क्यू, प्लीज ध्यान देंगे बेटा, प्लस क्यू, प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वाई एक्सिस के साथ वेरिएशन देखना है, मतलब अब आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद वाई। अभी कौन सा बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स। अब ये पॉइंट y इक्वल टू 0 है, सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है? y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 वाला ये पॉइंट है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो एट y इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये पॉइंट आ गया। अब आप ऊपर चले गए, जब आप ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी? ऊपर की तरफ, अलोंग पॉजिटिव y। जब आप नीचे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नीचे की तरफ, मतलब अलोंग नेगेटिव y। मानते हो? तो यानी इससे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब y अगर पॉजिटिव में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव, y नेगेटिव में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव। ठीक है? दूसरी बात, ये तो साइन हो गए प्लस और माइनस। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इधर इसके बनाएंगे कंपोनेंट्स, ये E1, ये E2, ये मान लिया डिस्टेंस y, ये है डिस्टेंस a। E1 और E2 कितना होगा? k q बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका कंपोनेंट्स बनाओगे, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 प्लस E2 साइन थीटा, मतलब 2kq बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई? a अपॉन या y अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया? 2kqy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस स्टेप पर कोई डाउट? 2kqy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, आपने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे 0 होती है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यानी पहले वो बड़ी होगी फिर घटी होगी ना? पहले वो बड़ी होगी, घट के फिर से 0 हुई होगी। कितनी बड़ी होगी, कहां तक बड़ी होगी, अब वो निकालते हैं। जहां तक बढ़ेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वाला पॉइंट। उसके बाद वो वापस क्या होगी? घटने लगेगी। सेम इफेक्ट लेफ्ट साइड पे आएगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम अब देखना पड़ेगा। फॉर E टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, डी बाई डी एक्स क्या होना, डी वाई क्या होना चाहिए? 0। याद है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या बताया था?
जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम चाहिए हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो। और फिर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है, मिनिमम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, मैक्सिमम। पहले डिफरेंशिएट करते हैं। टू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, डी बाई डी वाई ऑफ वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। करो डिफरेंशिएट। 2k3 इसको चाहिए जीरो के बराबर। पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जीरो जीरो बाद में खेलेंगे। पहले डेरिवेटिव निकालो। हटो आप, अच्छे नहीं लग रहे। इसको ऊपर ले जाते हैं, जगह भी तो बचानी है, नहीं तो पूरा नहीं आ पाएगा पेज पे। तो आपके पास आया 2k3 डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2y। मानते हो बेटा? चेन रूल लगाया। एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, और उसकी जगह जो चीज है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर कांस्टेंट 2y, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन, 2k3 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 2k3 ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1/2 5/2। मानते हो यहां तक? मानते हो यहां तक? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डीई बाई डी वाई कितना होना चाहिए, जीरो। इसका डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। तो y कितना आ गया, प्लस माइनस a बाई रूट टू, प्लस माइनस a बाई रूट टू। किस पॉइंट पे मैक्सिमम, किस पे मिनिमम, वो चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा, d2e बाई डी वाई टू। डबल डेरिवेटिव करो, ये हो गया 2k3 d बाई डी वाई ऑफ 2k3 ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यही था ना, 5/2, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से डिविडेंड रूल, 2k3 कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस 4y माइनस न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन हो गया 5/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2y। वैल्यू डाल दो, d2e बाई डी वाई टू when y is a by root 2 कितना हुआ, 2k3, y को a by root 2 डालो, ये टर्म जीरो हो गई, पूरी टर्म जीरो हो गई, ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। साइन निकालना है ना, मैं सिर्फ y को ये डाल दूं अगर, तो ये y स्क्वायर, ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव, और ये टर्म क्या हो गई, जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो है तो ये पूरा क्या बना देगा उसको, जीरो। तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमम। और d2e बाई डी वाई टू वेन y इज माइनस a बाई रूट टू, ये प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा 2k3 इंटू पॉजिटिव वैल्यू, तो मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगी, a बाई रूट टू पे। तो सिचुएशन क्या बनेगी, जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, फिर कम होके इन्फिनिटी पे हो गई जीरो। ये कहां पे होगी, a बाई रूट टू डिस्टेंस पे।
y इक्वल टू a बाई रूट 2 पे, और उल्टा भी ऐसे ही चलेगा। सबसे कम कहां होगी? माइनस a बाय रूट 2 पे। सिचुएशन समझ में आई? ऊपर क्यों हुई? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? नेगेटिव। इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन? पक्का आया हुआ है क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आया था, इसका एक पार्ट आया था। कौन सा? ये वाला। और ये क्वेश्चन पता है किसका है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आ सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, तीनों पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। थर्ड पार्ट आप देखो, फाइंड द पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। निकाल चुके हैं a बाय रूट 2, ये ऑलरेडी निकल गया। समझ में आया? ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग? क्लियर? लिखो इसको अपने हाथ से, अपने हाथ से लिखो। अगर जिसका रह गया बेटा बाद में लिखना, आगे समझो पहले। नेक्स्ट रीजन असर्शन पे आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज जीरो। रुक जाओ। एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि नल पॉइंट होता ही नहीं है इक्वल में। एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। गलत। वो जीरो होता है अगर दोनों इक्वल हो तो। सो दोनों फॉल्स। 29th, a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field. Negative charge opposite में जाता है, in the direction opposite, तो assertion is wrong. On a negative charge, forces act in the direction of electric field, गलत, opposite पे लगती है. 30, a force is a vector quantity, बिल्कुल सही. Hence, electric field intensity is also a vector quantity, बिल्कुल सही. E is equal to F by Q naught, दोनों vector होते हैं. Assertion is true. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही। और यही उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि टेंजेंट दो बन जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। नंबर कौन सा था ये? 31। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 32, surface charge densities of two spherical conductors of different radii are equal, then the electric field intensities at the surface are also equal. सामने समझो। ये स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गई Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होगी ऑन द सरफेस? KQ बाय आर स्क्वायर। ये आगे डिटेल में पढ़ोगे, स्फीयर के लिए भी ऐसा क्यों होता है। सो K बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सो ये आ गया, K को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालो इंटू 4 पाई सिग्मा, ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जस्ट आउटसाइड ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज जस्ट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या बोला? नंबर कौन सा था? 32। सरफेस डेंसिटीज ऑफ टू स्फीयर्स आर इक्वल। दो की सरफेस डेंसिटी इक्वल है, सिग्मा दोनों का सेम है, रेडियस कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सेम होगी कि नहीं होगी? सिग्मा सेम है ना दोनों का। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? सिग्मा पे। सिग्मा दोनों का सेम है, एप्सिलॉन नॉट बचपन से कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या होगी? सेम। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये जो मैंने साइड में की। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा ये चार्ज की टर्म्स में एक्सप्रेशन है ना, चार्ज को क्या लिख सकती है? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सिग्मा के रेफरेंस में बात की है ना। तो जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अब दो अलग अलग रेडियस के होंगे, तो रेडियस भले ही जो मर्जी हो, सिग्मा दोनों का सेम है, तो ई दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। ये आगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। कि अगर एक ऐसा सरफेस है जिसमें, बाद में बताऊंगा, जिसमें सिग्मा ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाती है। ये आगे पढ़ोगे तुम। 33, मेटालिक शील्ड इन फॉर्म ऑफ अ होलो शेल may be built to block an electric field। बिल्कुल सही। क्या
कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग, ठीक है। इन अ हॉलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो एट एवरी पॉइंट, बिल्कुल सही। इसीलिए कोरोना डिस्चार्ज, वो कोरोना कह रहा हूं, इसीलिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग होती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ जाते हैं 34 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही, भी सेम रिपीट हो गया। एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू, बिल्कुल ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 35। इन अ कैविटी विद इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। चार्जेस इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल सही, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसकी डिटेल आगे पढ़ोगे। कंडक्टर के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सबकी मेजर डिटेल्स, सबके प्रूविंग के साथ, ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। 36, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन क्या होता है? H12 and an alpha particle are placed in an electric field. If F1 and F2 be the forces acting on them and A1 and A2 be the accelerations, then A1 is equal to A2. ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का मास फर्क होता है, दोनों का मास फर्क है, दोनों का चार्ज फर्क है, सेम है? चार्ज सेम है, चार्ज फर्क है। ड्यूट्रॉन होता है H12, अल्फा होता है He24, अल्फा होता है He24, ड्यूट्रॉन होता है H12, अल्फा होता है He24। इसका एक प्रोटॉन के बराबर ये दो प्रोटॉन, चार्ज डबल हो गया। चार्ज ऑफ अल्फा इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा इज ट्वाइस द मास ऑफ ड्यूट्रॉन। आपको क्या निकालना है? नंबर कौन सा है? आपको निकालना है फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होता है? QE by m। सो एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन इज चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, ई कट जाएगा, मास ऑफ अल्फा मास ऑफ ड्यूट्रॉन। रेशियो कितना है? चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है? 2:1। मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है? 2:1। डिनोमिनेटर में कट के कितना आया? 1:1। मतलब एक्सेलरेशन दोनों की क्या होगी? सेम होगी। असर्शन इज ट्रू। ड्यूट्रॉन H12 न्यूट्रल क्यों होगा? एक प्रोटॉन होता है। एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस की। फोर्सेस विल बी सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्सेस फर्क होगी। फोर्स क्या होता है? QE। फोर्स ऑन अल्फा, फोर्स ऑफ ड्यूट्रॉन इज चार्ज ऑन अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। सो ये रेशियो कितनी आ गई? 2:1। फोर्सेस सेम नहीं होगी, तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। 37, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट अ नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही होता है, वहां से निकलती है और उसमें घुसती है। चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, गलत, ये आज पहले भी किया, तो assertion is true, reason is false. 38, three equal charges are situated on a circle of radius r such that they form an equilateral triangle. Then the electric field at the center is zero. बिल्कुल जीरो आएगी। करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू क्यू क्यू, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, ये ए है, इसको मैंने आर 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 मान लिया। ए और आर का रिलेशन बाद में देखेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस तरफ। E1 E2 E3 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, ये E1 ये E2 ये E3। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? KQ/R²। कंपोनेंट्स बनाओ, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री। कंपोनेंट्स बनाओ, इस तरफ हुआ E1 cos 30, ऊपर हुआ E1 sin 30, लेफ्ट साइड हुआ E3 cos 30, ऊपर हुआ E3 sin 30, और नीचे हुआ E2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को ऐड करो, E1 इंटू 1/2 प्लस E3 इंटू 1/2, तो क्या बचा? ट्वाइस ऑफ E1 इंटू हाफ। E1 E3 बराबर है ना, तो E1 और ये इसके साथ कैंसिल। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो गई? 0। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। 39, एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका रीजन रह गया, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर
ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बिल्कुल ठीक है। रिजल्टेंट 0 कब होता है? जब वो साइक्लिक लूप बना लेते हैं वेक्टर्स, तो यानी ये तीनों साइक्लिक लूप बना रहे होंगे, तभी रिजल्टेंट कितना बन रहा है? 0। 39 as force is a vector quantity, hence electric field intensity is also, ये रिपीट हो गया तो नहीं, अलग है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम गलत है। assertion and reason are true but reason is not the correct explanation। नो करेक्शन कर लो बुक में, 39 पे आंसर में मिसिंग है, मिसप्रिंटिंग है। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 40। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, बिल्कुल सेम होगी मैग्नीट्यूड में, whereas acceleration is इतना टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज्यादा, तो अब वो कैलकुलेट करोगे इतनी आएगी। ठीक है, जितना मास होता है, आपको याद है इसका 1836 टाइम मास होता है प्रोटॉन का, तो ये 1 बाय उतना होगा ना उसका एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन में फर्क आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। On bringing a positively charged rod near an uncharged conductor, the conductor gets attracted towards the rod, बिल्कुल सही, क्यों होता है? Induced charges। The electric field lines of a charged rod are perpendicular to the surface of conductor, होती है, but उसका explanation ये नहीं है, तो both A and R are true and R is not the correct explanation। 42. Small metal ball is suspended in a uniform electric field and with an insulating thread. If high energy X-ray beam falls on the ball will be deflected in the electric field, बिल्कुल होगा। X-ray beam उस पे करेंगे तो क्या होगा? चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो क्या बन गई? पॉजिटिव, कहां डिविएट हो जाएगी? टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। X-ray emits photoelectrons, X-ray emits photoelectrons and metal becomes negatively charged, नहीं, पॉजिटिव होता है, तो R is false। A point charge is brought in an electric field. The field at a nearby point will increase or decrease depending on the nature of charge. एक point charge आप पास लाए electric field, a point charge is brought in an electric field, the electric field at the nearby point will increase or decrease। बिल्कुल ठीक है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज आया, अगर पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं तो एड ऑन हो जाएगी फील्ड, और अगर उसी का इस पॉइंट पे देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लाऊंगा तो भी उल्टा ही हो सकता है, तो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज, गलत, चार्ज पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन तो आएगी ना। समझ में आ गया? तो ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स। अब आपको घर पे क्या करना है? अच्छे से इनको पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कीजिए सारे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू।